इसके जो दादी है उसका है 4,900। 15 लीटर से प्लस की सारी हमारे गोवंश है। यहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर का है उससे करीब करीब 6 से 7 डिग्री कम रहता है इसमें टेम्परेचर। और साल में एक बार हम लोग सेल करते हैं। तो अभी जून माह में हमारा प्लानिंग है सेल करने का। आज के एपिसोड में थारपारकर गायों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे गाय का शेड कैसे बनाएं, डेयरी फार्मिंग कैसे करें, नंदी कैसा हो, गाय कहां से लें इत्यादि। आप जानते ही होंगे, राजस्थान और रेगिस्तान की लाइफलाइन है दूध सी सफेद थारपारकर गाय। थार के 50 डिग्री तापमान में रहकर ये नस्ल गुणकारी दूध देती है। मरुधरा की विकट परिस्थितियों में रहकर थारपारकर सबसे दुधारू नस्लों में गिनी जाती है। इसी थारपारकर नस्ल का जयपुर के सिरसी रोड स्थित धानक्या में एक शानदार फार्म है, जिसे चलाते हैं हरकिशन गौरा और राघवेंद्र यादव जी। मैं इस थारपारकर संवर्धन केंद्र के अंदर जाऊं, उससे पहले उन भाई बहनों से अपील करूंगा जो मेरी कोशिश को जन जन तक पहुंचाते हैं। आज के इस एपिसोड को भी आप लाइक एवं शेयर करें। अगर आप माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। तो चलते हैं एक नए थारपारकर केंद्र के अंदर। जय गौ माता, जय गोपाल। आज मैं थारपारकर काऊ क्लब एंड ब्रीडिंग सेंटर में हूँ। ये जयपुर से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर थारपारकर गायों पर बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। इस ब्रीडिंग सेंटर के अंदर जाऊँगा मैं। आप देखेंगे शेड बने हुए हैं, एक छोटा शेड है और एक वहाँ पर बड़ा शेड है। इन शेड का निर्माण कैसे हुआ, कितना लागत आई, इस पर भी बात करूँगा। साथ ही अब अंदर चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जब शेड के अंदर आता हूँ तो आप देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर बछड़ियाँ हैं, हिफस हैं। इनकी सुंदरता कुछ हल्के ब्लैक कलर के साथ हैं, कुछ एकदम प्योर सफ़ेद हैं, कुछ हल्का ब्लैक और सफ़ेद के साथ हैं। और इनका इस वक्त सुबह के चारे का वक्त है। राजस्थान में 45 डिग्री टेम्परेचर है और इस वक्त सुबह भी करीब 40 डिग्री के आसपास है। और ऐसे में ये गौमाता जो है यहाँ पर रह रही हैं और बहुत ही सक्सेसफुली इस गर्मी के माहौल में भी ये गायें रन करती हैं। तो आप देखेंगे ये गौ माता लग रहा है इनका बच्चा अभी अभी हुआ है और ये उसके लिए लालायित हैं। और आप देखेंगे ऐसे ही बहुत सारी गायें हैं, करीब 100 के आसपास इस फार्म में थारपारकर नस्ल की सुंदर सुंदर गौमाताएँ हैं। राघवेंद्र जी इसको रन करते हैं, इस गौशाला को। उनसे बात करेंगे। राघवेंद्र जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं उधर। जय गौ माता भाई साहब। जय गौ माता। कैसे हैं भाई साहब? बस एकदम बढ़िया। कब से आपने थारपारकर पर काम शुरू किया? हमने करीब 5 साल पहले काम स्टार्ट किया था जी। जनवरी 2017 से हमने स्टार्ट किया था इस पे काम। अच्छा, क्यों मतलब आपको लगा कि मुझे थारपारकर पर ही काम करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान की ब्रीड है और देखने में बहुत ही सुंदर है और किसी भी जो मौसम होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें ये सूटेबल रहती है। तो थारपारकर अगर गोपालन के लिए बात करें तो सबसे अच्छी ब्रीड हम इसको मानते हैं। अच्छा, तो आपका अनुभव इन 5 सालों में कैसा रहा? दूध देने की क्षमता कैसी है आपकी गायों की? दूध देने की क्षमता लगभग जो है अपने देसी गोवंश हैं उनकी लगभग सबकी समान ही रहती है। तो अभी हमने पीक 20 लीटर तक हमारे पास में गायें हैं, पर डे 20 लीटर तक की जो पीक मिला है अभी तक हमें। तो इस तरीके की हमारे पास में गायें हैं अभी। तो आप तो नस्ल सुधार पे भी काम कर रहे हैं। हाँ तो जी। नस्ल सुधार के लिए क्या करते हैं आप? कैसे आप बुल हैं आपके पास, तो हाँ। कहाँ से बुल हैं और उनका प्रोजनी आपने देखी है रिकॉर्ड? हाँ, ये बुल जो है हमने सूरतगढ़ फार्म और चांदन फार्म से परचेज किए हुए बुल हैं हमारे पास में। अच्छा। तो इनसे जो संवर्धन करने के बाद में जो नया जो गोवंश मिल रहा है
वो थोड़ा अच्छा मिल रहा है और उसकी दूध की कैपेसिटी भी थोड़ी इनके मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छा, तो आप दूध भी बेचते हैं? हाँ, हमने हाँ, दूध और घी हम 2 प्रोडक्ट हैं वो बेच रहे हैं। हम देसी गोपालकों ने एक समिति बनाई है जिसका नाम हमने जयपुर देसी गोपालक समिति रखा है। उसके द्वारा हम घी तो पूरे देश में बेचते हैं और दूध हम जयपुर में सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो इनके रेट क्या रहते हैं? दूध का रेट तो 80 रुपये लीटर है इंक्लूडिंग होम डिलीवरी, और घी 2000 रुपये लीटर है, जो कि देश में कहीं पर भी हम लोग कोरियर के माध्यम से भेजते हैं। अच्छा, जो मतलब अगर कोई दर्शक इसमें सुन रहा होगा और घी आप उनको भेज सकते हैं अगर उनकी क्यूरीज आएंगी? हाँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो देखिए, थारपारकर नस्ल अपनी नस्ल है, राजस्थान की नस्ल है और बहुत ही मजबूत नस्ल है, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर में 45, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव करती है। और बहुत ही खान पान कैसा रहता है भाई साहब इनका? खान पान बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि देखिए ये है थार प्रदेश की गाय। थार आप जानते हैं, नाम सुनते ही सबको लगता है सूखा एरिया है। टेम्परेचर गर्मियों में करीब करीब 55 डिग्री तक फील्ड में चला जाता है और सर्दियों में 0 से -5 डिग्री तक भी रहता है। तो इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि सर्दियों में इसके काले बाल निकलते हैं गाय के। अच्छा, रंग बदल जाता है? रंग बदल जाता है। तो जब काले बाल निकलते हैं वो लंबे और थोड़े मोटे होते हैं, जो एक कंबल की तरह काम करता है वो जो बाल हैं वो, तो उसको ठंड से बचाता है। जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो आप लोगों ने देखा वो होगा कि बाल झड़ रहे हैं। हाँ, बाल कम हो। हाँ, तो ये बाल काले बाल निकल रहे हैं क्योंकि अभी गर्मियों की शुरुआत सी है, तो ये काले बाल निकल जाएंगे, वाइट बाल हो जाएंगे इसके, ताकि इसको गर्मी कम लगे। अच्छा, और खाने को जो भी नॉर्मली मिल जाता है, जिस एरिया में जो मिल जाता है, उसको ये बड़े चाव से खाकर बिल्कुल आराम से रहती है। तो आपका क्या, आप चारे में क्या देते हैं या दाने में क्या देते हैं? आपका क्या रहा है रूटीन? दाने में देखो, हमारी समिति ने एक कमेटी बना रखी है जी। तो वो उसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं। टाइम के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है। जैसे विंटर्स का फीड अलग होता है, समर्स में उसके कंटेंट्स अलग चेंज हो जाते हैं, इस तरीके से वो बदलता रहता है। ऐसे ही सूखे चारे की जो उपलब्धता है, जैसे सर्दियों में हम ज्वार को प्रेफर करते हैं, अब गर्मियों में ज्वार अवेलेबल नहीं होती है तो हम गेहूं की तूड़ी खिला पाते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से, और ग्रीन फोडर जो है हम इन हाउस कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें हमने काफ़ी तरीके के पेड़ लगा रखे हैं, अच्छा। जिनसे फ्रूट्स भी मिलते हैं और उनकी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उससे गायों को हम खिला देते हैं। उसके अलावा रिंजका है, नेपियर है, 4 किस्म के तो हमने नेपियर बो रखा है। कितने एकड़ में है ये, मतलब चारा की उपलब्धता कितने में किया है आपने? ये 3 एकड़ में हमने चारा उगा रखा है। और फिश के जो वेस्ट होता है उससे हम इसको कर रहे हैं। चारा हमारा पूरा ऑर्गेनिक है, कोई फर्टिलाइज़र हम इसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास तो गोबर भी है, गौमूत्र भी है, फिश का वेस्ट भी है जी। अच्छा, तो आपकी दूध देने की क्षमता, मतलब थोड़ा सा मेरे को बता सकते हैं कि आपकी ये गाय की दूध क्षमता अच्छी है थोड़ा सा, तो उससे गोपालों को आइडिया मिलता है कि 15 लीटर से प्लस की सारी हमारे गोवंश है। अच्छा। तो फर्स्ट लैक्टेशन में थोड़ा कम रहता है, 10-12 लीटर रहता है, और थर्ड लैक्टेशन तक आते आते 15 लीटर तक हमारे पास में लगभग सारा गोवंश जो थर्ड लैक्टेशन का है वो 15 प्लस का है। अच्छा, तो आपने जो मैं देख रहा हूँ शेड बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया है, वहाँ पर एक छोटा शेड है, ये एक बड़ा शेड है, तो पहले छोटा शेड बनाया क्या, फिर बड़ा शेड कैसे गए आप, शिफ्ट हुए? पहले सर देखो, इनिशियली लेवल पर सब कुछ देखना होता है जी, प्रोजेक्ट सस्टेबल भी है कि नहीं है, तो इसलिए हम शुरू में कम गाय लेके आए थे, हमने छोटा शेड बनाया। फिर देखा कि गायों की भी काफ़ी डिमांड है जी, और दूध की भी ठीक डिमांड है, तो हमने फिर ये बड़ा शेड डिज़ाइन किया। बड़े शेड को हमने काफ़ी देखा, रिसर्च किया, उसके बाद में डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर का है उससे करीब करीब 6 से 7 डिग्री कम रहता है इसमें टेम्परेचर। अच्छा, तो जैसे अभी समर्स में टेम्परेचर 45-50 के अराउंड चला जाता है, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री रहता है। हाँ, तो क्योंकि आपने ना बहुत हाइट भी अच्छी दी है और मतलब खुला है पूरा, कहीं से कवर नहीं किया, तो वो उससे थोड़ा हीट को कंट्रोल हो जाता होगा। इसमें जो ऊपर जो गैप दे रखा है, इससे क्या है, जो गर्म हवा है वो निकल के
चली जाती है, ऊपर ऊपर। हाँ ऊपर ऊपर निकल जाती है। तो नीचे अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि बाहर देख रहा हूँ बहुत हीट है। और आप देखेंगे जो गैप की बात कर रहे हैं, एक गैप वो आप उस तरफ है, इस दिशा में है, एक गैप इस दिशा में है। तो जो हीट वेव्स हैं वो ऊपर से निकल जाती हैं। तो मैं देख रहा हूँ भाई साहब कि जैसे आपने ये सेक्शन बनाया, उधर सेक्शन बना रखा है, और यहाँ कुछ गायें हैं और यहाँ भी हैं, तो ये क्या कैसे बांटा है? ये देखिए हर जो एज ग्रुप होता है उसके हिसाब से हमने अलग अलग पेन बना रखे हैं जी। ये मिल्किंग काउज का है, ड्राई काउज का है। ये वाला ड्राई काउज। अब हम धीरे धीरे थोड़ा आगे चलते हैं। और वो उधर कौन सी गाय? वो जो प्रेग्नेंट हीफर्स हैं उसके लिए वो हमने बना रखा है। हाँ, एक नंदी भी रखा है वहाँ हाँ, वहाँ पे हमने नंदी रख रखा है। ये छोटे बच्चे हैं जो जिनकी माँ दूध नहीं दे रही है, हाँ। उनको हमने शिफ्ट कर लिया है। इसके अलावा एक पैन उधर और है। उधर, हाँ, जो स्टार्टिंग में दिख रहा है। हाँ, वो बच्चे हैं जिनकी गायें दूध दे रही हैं, मिल्किंग काउज के बच्चे हैं वो। अच्छा। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं ताकि उनको प्रॉपर फीडिंग मिल पाए। किसको क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने इसको अलग अलग बाड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे आपका एक लॉट स्टार्टिंग के बच्चों का उधर है, उससे बड़ों का इधर है, तो अब जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो क्या सब आप रखेंगे या आप यहाँ से सेल भी करते हैं? क्या प्रोसेस रहता है? सेल तो करना ही होता है सब। हमारा जो उद्देश्य है, वो जो फार्म हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो 100 गोवंश के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम उतना ही रखते हैं और साल में एक बार हम लोग सेल करते हैं। तो अभी जून माह में हमारा प्लानिंग है सेल करने का। अच्छा। तो जो 100 प्लस जो भी सरप्लस रहेंगी वो हम सेल कर देंगे उसमें। अच्छा। तो अगर कोई मतलब खरीदना चाहता है तो क्या आपसे डायरेक्ट संपर्क करे या कैसे करेगा आपसे संपर्क? डायरेक्ट संपर्क का ही सिस्टम है, कोई बिचौलियों वाला सिस्टम हमारा है नहीं इसमें। तो क्या रेंज रहती है अगर आप सेल करते हैं तो? इसमें सर देखो, छोटी हीफर्स 10,000 से स्टार्ट होती हैं जी, और 10,000 से लेके 3.5 लाख रुपए तक हमने यहाँ से गाय बेची हुई है। अच्छा, दूध देने वाली गाय 3.5 लाख? 3.5 लाख। तो उसकी क्या मिल्क कैपेसिटी थी जो आपने जिसकी बेचा? जिसे देखो सर, सिर्फ मिल्क कैपेसिटी नहीं है, बहुत सी चीज़ों का फैक्टर देखा जाता है इसमें। हाँ, जैसे मिल्किंग तो हो ही गया, ब्रीड है, एज है, उसकी ब्यूटी क्या है, इस तरीके से बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसकी प्रोजनी क्या है, वो काफ़ी फीचर्स करते हैं, मैटर करते हैं उसमें। अच्छा। तो अभी तो लेकिन एक राजस्थान में हमने सुना है कि कानून आया है कि शहरी इलाकों में एक गाय रख सकता है कोई भी गोपालक। हालांकि ये तो गांव क्षेत्र में आता होगा, तो यहाँ कोई समस्या नहीं होगी? यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो उस लॉ के बारे में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है, पर देखिए शहरी क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं। तो अगर अब वो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने किस तरीके से किया है, मैं उस पर थोड़ा नहीं कुछ कहूँगा। ठीक है, आपका कमेंट ज़रूरी भी नहीं है उसमें, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब, गाय से मतलब है। तो आप मुझे एक बात और बताइए, क्या इस गोपालन के अलावा कुछ और भी करते हैं आप? हाँ, बिजनेस तो दूसरे और हैं भी हमारे जी। गोपालन ठीक है, एक हमारा पैशन है। हाँ। तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में तो भरा पूरा परिवार है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे? माता पिता हैं, बच्चे हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। अच्छा। ये हमने 2 पार्टनर्स हैं। मेरे दूसरे पार्टनर है हरि किशन जी गोरा, हम दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अच्छा। तो ये पूरे कितने एरिया में है? ये हमारा जो है 10 बीघा में है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है। तो आप मुझे एक बात और समझाइए, अगर कोई मतलब आजकल का, जैसे मान लिया मैं एक यंग ब्रीडर के तौर पर आगे नाम बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ गायें रखना चाहता हूँ या मैं गौशाला खोलना चाहता हूँ, तो आप कैसा सजेशन देंगे कि हाँ ये एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है, इसमें कमाई भी कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, कमाई तो किसी भी, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कोई भी बिजनेस है उसमें कमाई कर सकते हैं, पर उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर आपको कमाई करनी है तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी भी संस्था से। आजकल बहुत सी संस्थाएं ट्रेनिंग दे रही हैं। आपको समझना पड़ेगा कि गोपालन कैसे होता है। ऐसे नहीं कि आपको लगा कि गाय खरीद लाए और गाय को पाल लिया, ऐसे काम नहीं चलता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ही आप कमाई कर पाएंगे। अगर नौसिखिए की तरह आपने इसको काम को स्टार्ट कर दिया तो अदरवाइज फिर नुकसान ही लगेगा आपको। अच्छा, तो गोबर गौमूत्र से भी कुछ आप सोचते हैं कि हाँ इससे भी कमाया जा सकता है? बिल्कुल सर, कमाया जा सकता है, पर आपको उस डेडिकेशन के साथ में काम करना पड़ेगा। तो सर,
पालन और मार्केटिंग दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उस उत्पादन से आप कमा नहीं पाओगे। आज किसी भी संस्था को हम दूध बेचने जाते हैं तो एवरेज जो मिल्क है वो करीब 35 से 40 रुपए की आज की रेट है, जबकि कॉमर्शियल फार्म का प्रोडक्शन कॉस्ट 50 से 55 रुपए के आसपास हाँ, है। वो भी आपके यहाँ मतलब एक गांव के इलाके में, क्योंकि यहाँ पाउडर आप अवेलेबल हो जाता है। शहरों की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो वो और महंगा होता और है। महंगा होता जाएगा। हालांकि शहर में देखो दूध का प्राइस अच्छा मिल जाता है। हाँ, जैसे एनसीआर में मैं देखता हूँ 150 रुपये लीटर एवरेज बेच ही रहा है कोई भी देसी गोपाल। हाँ, वहाँ मिल जाता है। जी। पर देखो शहर में इतने बड़े लेवल पर आप गोपालन कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना लैंड नहीं मिलेगा सबसे पहली बात तो। फिर गवर्नमेंट के रूल्स जैसे भी आप बता ही रहे थे कि आप गाय ही नहीं पाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर गोपालन करना है तो गाँव की तरफ ही जाना पड़ेगा आपको। जी। गांव में आपके पास में दूध बेचने के दो ऑप्शन है। एक तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरस है, वो दूध लेती है। सरस का 35 से 40 रुपए प्रति लीटर का भाव है, उसमें आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सही बात। इसके लिए आपको खुद का ब्रांड बना के और फिर आप उसको बेचेंगे तो ही आप उसमें सरवाइव कर पाएंगे। उसके साथ साथ जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं आप। साथ में बहुत सारे एडिशनल अगर आप ऐड करेंगे तो एक अच्छा बिजनेस सोर्स हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा और आपसे कि आपके जीवन में गायों के आने से क्या कुछ बदलाव हुआ? सर देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जो गौशाला है उसमें एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इस पॉजिटिव एनर्जी से सिर्फ यही नहीं और दूसरे जो बिजनेसेस हैं, आप समझ सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी है तो आपकी कार्य करने की क्षमता जो है वो कई गुना तक बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली बदलाव तो आता ही है और वो पॉजिटिव दिशा की तरफ ही आता है। तो ये राघवेंद्र जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, कुछ बहुत काम की बातें बताई कि कैसे आप डेयरी फार्मिंग करें और कहाँ से शुरुआत करें, और अगर कभी इनका सरप्लस भी जब शुरू होता है, जैसे आने वाले वक्त में ये कुछ गायें निकालेंगे, तो अगर कोई मेरा दर्शक है तो वो संपर्क भी कर सकता है इनके फार्म से। इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता।